स्वागत है दोस्तों। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने वाला हूँ वो एक ऐसी लड़की की है जिसे उसके मासूम और खूबसूरत चेहरे ने रातों रात इंटरनेट पर वायरल कर दिया। मगर जब लोगों को उसके खूबसूरत चेहरे के पीछे छिपे वैसी कातिल का पता चला तो लोग दंग रह गए। तो ये बात है साल 2020 की। हुआ यूं कि साल 2020 में अचानक से एक लड़की टिकटॉक पर वायरल होने लगी। हालांकि ये चीज़ भारत में नहीं हुई क्योंकि भारत में जून 2020 में ही टिकटॉक को बैन कर दिया गया था। पर भारत के अलावा पूरी दुनिया में उस लड़की की वीडियो वायरल हो रही थी। उस वीडियो में एक लड़की कैदी के कपड़े पहने, हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी लगाए कोर्ट रूम में दाखिल होती है और कैमरा को देखकर कभी हंसती है तो कभी अजीब अजीब सी शक्ल बनाती है। उसकी ये जो ओरिजिनल वीडियो थी वो लगभग 7 साल पुरानी यानी साल 2013 की थी। पर नवंबर 2020 में लोगों ने उसकी इस वीडियो के साथ टिकटॉक पर डुएट बनाना शुरू कर दिया। उसकी वीडियो को एडिट करके बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के टिकटॉक पर डालने लगे और देखते ही देखते वो लड़की इंटरनेट पर छा गई। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर लोगों ने उसका फैन पेज तक बना डाला और ये सब इसलिए क्योंकि वो दिखने में सुंदर और मासूम थी। तो सवाल आता है कि आखिर ये लड़की है कौन और इसने ऐसा क्या क्राइम किया था। मगर इससे पहले अगर आपने अब तक पातक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। जिस लड़की की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है इज़ाबेला गुज़मैन, जो कि अपनी माँ युन्मी होए और सौतेले पिता रयान होए के साथ अमेरिका के कोलोराडो के ऑरोरा शहर में 2624 साउथ लीमा स्ट्रीट में रहा करती थी। उसकी ये जो कोर्ट तक पहुंचने की कहानी है उसकी शुरुआत होती है मंगलवार 27 अगस्त 2013 को और उस वक्त इज़ाबेला की जो उम्र थी वो थी 18 साल। और ये कहानी का वो पार्ट है जो अगर नहीं होता तो शायद इज़ाबेला कोर्ट रूम तक नहीं पहुंचती, ना ही वो टिकटॉक पर वायरल होती और ना ही आज मैं आपको उसकी कहानी सुना रहा होता। तो हुआ ये कि मंगलवार 27 अगस्त 2013 की शाम इज़ाबेला की मां युन्मी होए अपने स्टूडियो से काम खत्म करके घर लौट रही थी। मगर जैसे ही उनकी कार उनके घर के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक लड़का उनकी खिड़की से कूदकर बाहर निकला और लोहे की जाली को पार करके भाग गया। जब उन्होंने उस लड़के को अपने घर की खिड़की से कूदकर भागते हुए देखा तब जाकर उन्हें उनकी पड़ोसियों की बात याद आई। दरअसल उनके जो पड़ोसी थे वो इससे पहले कई बार युन्मी होए को ये बात बता चुके थे कि जब भी वो घर पर नहीं होती है तो इज़ाबेला अलग अलग लड़कों को अपने साथ घर लेकर आती है और वो लड़के जैसे ही किसी के आने की आवाज़ सुनते थे वो तुरंत ही खिड़की से कूदकर भाग जाया करते थे। मगर उस वक्त युन्मी होए को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। मगर 27 अगस्त 2013 की शाम उन्होंने खुद अपनी आंखों से इज़ाबेला के कमरे की खिड़की से एक लड़के को भागते हुए देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि उनके पड़ोसियों की बात बिल्कुल सच थी। इसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ी पार्क की और अपने दूसरे पति रयान होए जो कि इज़ाबेला के सौतेले पिता थे उनके साथ सीधे इज़ाबेला के कमरे में पहुंच गई और उन लड़कों के बारे में पूछने लगी। मगर इज़ाबेला ने उनके एक भी सवाल का जवाब सही से नहीं दिया। उसकी माँ ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की मगर इज़ाबेला ने कोई भी बात समझने के बजाय उसकी माँ के ऊपर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना और बुरा भला कहना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि वो गुस्से में अपनी माँ के मुँह पर थूक कर चली गई। इस बात से युन्मी होए को बहुत धक्का लगा और इज़ाबेला के इस बर्ताव ने उन्हें इतना डरा दिया कि उन्हें अपने कमरे में अकेले सोने से भी डर लग रहा था। इसलिए उस रात वो अपने बेडरूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक करके अपने पति रयान होए के साथ ही रही, जबकि वो अक्सर अपने कमरे में अकेले ही सोया करती थी। तो इससे पहले कि मैं आपको अगले दिन की कहानी सुनाऊं, आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये कहानी यहाँ तक कैसे पहुँची। दरअसल इज़ाबेला गुज़मैन का जन्म 9 जून 1995 को इसी ऑरोरा शहर में हुआ था। मगर उस वक्त वो अपने सगे पिता रॉबर्ट गुज़मैन और अपनी मां युन्मी गुज़मैन के साथ इसी शहर में कहीं और रहा करती थी। इज़ाबेला के जन्म के बाद उसके माँ बाप एक साथ मिलकर ऑरोरा के ही टाउन सेंटर में एक पोर्ट्रेट स्टूडियो लेते हैं जिसका नाम वो अपनी बेटी के नाम पर बेला पोर्ट्रेट स्टूडियो रखते हैं, क्योंकि वो दोनों ही अपनी बेटी इज़ाबेला से बहुत प्यार करते थे और इज़ाबेला भी अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती थी। तो पूरा परिवार राजी खुशी से अपने दिन काट रहा था। मगर साल 1999 आते आते चीज़ें बिगड़नी शुरू हो गई और दोनों पति पत्नी के रिश्तों में कड़वाहट आनी शुरू हो गई। बात इतनी बड़ी कि दोनों ने एक दूसरे से तलाक लेने का फैसला कर लिया और साल 1999 में ही रॉबर्ट गुज़मैन और युन्मी गुज़मैन तलाक लेकर एक दूसरे से अलग हो गए और उस वक्त इज़ाबेला की उम्र महज 4 साल थी। तलाक के बाद इज़ाबेला की कस्टडी उसकी माँ को ही मिली और अब इज़ाबेला अपनी माँ के साथ उसी शहर में कहीं और रहने लगी, पर अब भी दोनों साथ में ही उस स्टूडियो में काम करते थे। इज़ाबेला बचपन से थोड़ी ज़िद्दी और गुस्सैल टाइप थी, मगर माँ बाप के तलाक के बाद वो अब और ज़्यादा ज़िद्दी और चिड़चिड़ी सी हो गई थी। मगर इज़ाबेला का ये गुस्सा नफरत में तब बदल गया जब 1 साल बाद यानी साल 2000 में उसकी माँ युन्मी ने
एक दूसरे शख्स रियान होए के साथ शादी कर ली, जो कि अब इजाबेला का सौतेला पिता था। इजाबेला इस बात से बहुत गुस्सा थी कि अब उसके पिता की जगह किसी और ने ले ली, क्योंकि वो अपने सगे पिता रॉबर्ट गुज़मैन से बहुत प्यार करती थी। जैसे ही इजाबेला बड़ी हो रही थी, उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। वो अपनी माँ से महंगे महंगे कपड़ों और खिलौनों की डिमांड करती, और जब उसकी मांगें पूरी नहीं होती, वो अपनी माँ से लड़ती और झगड़ती। युनमी होए पूरी कोशिश करती थी कि वो इजाबेला की सारी डिमांड पूरी कर पाए, जिस कारण वो अपने स्टूडियो के साथ साथ कई पार्ट टाइम जॉब भी करने लगी। पर फिर भी वो इजाबेला की कई डिमांड्स को पूरा नहीं कर पा रही थी। जब इजाबेला 7 साल की थी, तब उसके इस गुस्सैल बर्ताव ने उसकी माँ को इतना परेशान कर दिया कि उसे संभालना भी मुश्किल हो गया। इसलिए उन्होंने इजाबेला को अपने सगे पिता रॉबर्ट के पास भेज दिया। पर कुछ दिनों बाद ही वो अपनी माँ के पास वापस आ गई, पर उसके बर्ताव में कोई सुधार नहीं आया। इसके बाद जब इजाबेला 14 साल की हुई, तो उसने अपना धर्म भी छोड़ दिया। दरअसल इजाबेला, उसके माता पिता और सौतेले पिता ये सभी जेहोवा विटनेस थे, जो कि ईसाई धर्म की एक शाखा है। पर इस धर्म को मानने वाले लोग ना ही ईस्टर और क्रिसमस मनाते हैं और ना ही कोई दूसरी छुट्टियाँ। यहाँ तक कि ये लोग अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करते। और शायद इन्हीं सब पाबंदियों की वजह से इजाबेला ने अपने धर्म को भी छोड़ दिया। वो एक आज़ाद ख्यालों वाली लड़की बन गई थी। ना ही वो स्कूल जाती थी, ना ही अपने माता पिता की बातें मानती, बस पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ घूमती रहती। कई बार तो वो 3-3, 4-4 दिन तक घर और स्कूल से गायब रहती, और जब उसकी माँ उसे समझाती तो वो उनसे ही लड़ने लगती। स्कूल में भी वो एक एवरेज स्टूडेंट ही थी, बस किसी तरह वो पास हो जाती थी। मगर जब वो 12th क्लास में थी, तब उसके हाई स्कूल के एग्ज़ाम से 1 हफ्ते पहले ही उसे स्कूल से निकाल दिया गया। इस चीज़ से उसकी माँ को बहुत धक्का लगा, जिसके बाद उसे खूब समझाया गया, पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मगर हद तो तब हो गई जब 27 अगस्त 2013 की शाम उसे समझाने पर उसने वो काम किया जिसे उसने आज तक नहीं किया था, और वो काम था अपनी माँ के मुंह पर थूकना, जिसके बाद उसकी माँ युनमी होए ने पूरी रात डर के साए में गुजारी। खैर, किसी तरह 27 अगस्त 2013 की वो रात बीत गई और अगला दिन आ गया। और अगले दिन यानी 28 अगस्त 2013 को जब युनमी होए सुबह सुबह अपना मोबाइल चेक करती हैं, तो देखती हैं कि इजाबेला ने पिछली रात उन्हें एक मेल किया था। पर जब वो उस मेल को ओपन करती है तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस मेल में केवल 3 शब्द लिखे हुए थे, यू विल पे। इसका मतलब इजाबेला ने उनसे कहा था कि तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए तुम्हें भुगतना होगा। इस मेल को देखने के बाद युनमी और भी डर जाती हैं। फिर वो ये मेल अपने पति रायन को दिखाती हैं। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिरकार युनमी होए पुलिस को कॉल करने का फैसला करती है और उसी दिन दोपहर को पुलिस को कॉल कर देती हैं, जिसके थोड़ी देर बाद ही पुलिस उनके घर पहुंच जाती है। पुलिस के घर पहुंचने के बाद उन्हें सारा मामला बताया जाता है और वो मेल भी दिखाया जाता है जो कि इजाबेला ने भेजा था। पर क्योंकि ये घरेलू मामला था, इसलिए पुलिस इजाबेला को वार्निंग देती है कि अगर दोबारा उसने ऐसा किया तो उसकी माँ उसे घर से निकाल देगी, क्योंकि अमेरिका के कानून के मुताबिक कोई भी माँ बाप 18 साल के बाद अपने बच्चों को घर से निकाल सकते हैं। और इजाबेला 2 महीने पहले ही यानी जून 2013 को 18 साल की हो गई थी। इसके बाद पुलिस वहाँ से वापस चली जाती है। इजाबेला अपने बेडरूम में चली जाती है और युनमी होए भी अपने काम के लिए टाउन सेंटर की ओर निकल जाती है। पर युनमी होए को अब भी डर सता रहा था, और इसलिए वो अपने स्टूडियो में पहुंच के ये सारी बातें अपने पहले पति रॉबर्ट गुज़मैन को बताती हैं, क्योंकि वो इजाबेला से बहुत प्यार करते थे और इजाबेला भी उनसे बहुत प्यार करती थी। इसलिए युनमी रॉबर्ट से कहती हैं कि वो उनके घर जाके इजाबेला को समझाएं। पूरी बात सुनने के बाद रॉबर्ट उसी दिन यानी 28 अगस्त 2013 को इजाबेला से मिलने उसके घर पहुंचते हैं। उस वक्त भी इजाबेला अपने बेडरूम में ही थी। यहाँ तक कि पुलिस के जाने के बाद से ही इजाबेला अपने बेडरूम से बाहर निकली ही नहीं थी। पर जब उसके पिता वहाँ पहुँचे तो वो इजाबेला को लेकर घर के बैकयार्ड में चले गए और उसे शांति से समझाने लगे कि उसने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत किया और उसे अपनों से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए, हर बात पर जिद नहीं करनी चाहिए, वगैरह वगैरह। करीब 1 से 1.5 घंटे तक वो इसी तरह इजाबेला को समझाते रहे, पर इस पूरी बातचीत के दौरान इजाबेला ने एक शब्द तक नहीं बोला। इजाबेला अपने पिता की हर बात सुन रही थी और अपना सर हाँ में हिला रही थी। जितने ध्यान से इजाबेला उनकी बात सुन रही थी, उससे रॉबर्ट को लगा कि शायद अब इजाबेला खुद को सुधारने की कोशिश करेगी। मगर सच तो ये था कि इजाबेला अपने पिता की कोई बात ध्यान से सुन ही नहीं रही थी, बल्कि एक कान से घुसाकर दूसरे कान से निकाल रही थी, क्योंकि उसके मन में कुछ और ही चल रहा था, जिसे कि वो शायद बहुत पहले ही प्लान कर चुकी थी। तो इजाबेला को समझाने के बाद उसके पिता करीब शाम 6:30 बजे उसके घर से निकल जाते हैं। उसके बाद इजाबेला भी वापस अपने बेडरूम में चली जाती है। इसके 3 घंटे बाद रात करीब 9:30 बजे युनमी भी अपने घर पहुंचती हैं और वो अपने साथ रायन के लिए मैकडॉनल्ड से रात का खाना भी लेकर आई थी।
घर पहुंचते ही युनमी रैन से पूछती है कि इज़ाबेला कहाँ है, तो वो कहता है कि उसे नहीं पता, पर उसने करीब 1 घंटे पहले लगभग 8:30 बजे के आसपास इज़ाबेला को घर के किचन में देखा था। रियान की बातें सुनकर युनमी नहाने के लिए घर के फर्स्ट फ्लोर के बाथरूम में चली जाती हैं और रियान लिविंग रूम में बैठकर डिनर करने लगता है, जो कि युनमी उसके लिए लाई थी। इसके थोड़ी देर बाद ही रात करीब 10 बजे से थोड़ा पहले रैन को अचानक ऊपर फर्स्ट फ्लोर से धम धम की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ज़मीन पर गिरा हो या दीवार से टकराया हो, और फिर कुछ सेकंड बाद ही युनमी चिल्लाकर उसका नाम पुकारती है। आवाज़ सुनते ही रैन भागकर ऊपरी मंजिल की बाथरूम की ओर भागता है और देखता है कि बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ है और अंदर से शावर से पानी गिरने की आवाज़ आ रही है। वो जैसे ही बाथरूम के और करीब गया तो उसने अंदर इज़ाबेला की एक झलक देखी, मगर जैसे ही उसने बाथरूम में घुसने के लिए दरवाज़ा को धक्का दिया, इज़ाबेला ने अंदर से पूरी जान लगाकर दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। इसके बाद अंदर से युनमी की ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी और बाहर रियान ज़ोर ज़ोर से बाथरूम का दरवाज़ा पीटने लगा, पर दरवाज़ा नहीं खुला। उसने पूरी जान लगा दी दरवाजे को खोलने के लिए, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो सोच ही रहा था कि बाथरूम का दरवाज़ा कैसे खोले, तभी उसकी नज़र दरवाजे के बाहर नीचे फर्श पर पड़ी और उसने देखा कि दरवाजे के नीचे से खून बहकर बाहर आ रहा है, और ये देख के उसकी हालत ख़राब हो गई। इसके बाद वो भागकर नीचे गया और अपना फ़ोन उठाया और 911 पर पुलिस को कॉल कर दिया। उस वक्त समय था 10:05। उसने पुलिस को बताया कि बाथरूम में उसकी बीवी और बेटी बंद है और उसे लग रहा है कि उसकी बेटी ने उसकी बीवी के ऊपर जानलेवा हमला किया है, क्योंकि बाथरूम के नीचे से खून बहकर बाहर आ रहा है। उसके बाद रियान ने पिछली रात और सुबह से जो कुछ भी हुआ था वो सब बताने लगा और बताते बताते ऊपर आ गया, और अचानक से रियान ने एक ज़ोर की आवाज़ सुनी, जियोवा, यानी कि भगवान। ये आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि उसकी बीवी युनमी की थी, और ये उसकी आखिरी आवाज़ थी। उसके बाद सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। थोड़ी देर बाद ही बाथरूम का दरवाज़ा खुला और अंदर से इज़ाबेला एक पिंक कलर की स्पोर्ट्स ब्रा और टर्कोइज कलर के शॉर्ट्स पहने हुए बाहर निकली। उसके कपड़े और पूरे बदन खून से सने हुए थे और उसने अपने सीधे हाथ में एक चाकू पकड़ रखा था, जिससे खून की बूंदें अब भी टपक रही थी। इज़ाबेला को इस हाल में देख के रियान का दिमाग सुन्न पड़ गया और वो जहाँ खड़ा था वहाँ खड़ा का खड़ा रह गया। उसे लगा कि अगला नंबर अब उसका है, मगर इज़ाबेला ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और ना ही उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशंस थे। वो रियान के बगल से गुजरकर नीचे गई और बैकयार्ड की तरफ चली गई। इसके बाद रियान भागकर बाथरूम में गया और वो जैसे ही बाथरूम के अंदर गया तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि पूरे बाथरूम में खून ही खून पड़ा था और उसकी बीवी युनमी होए नंगी हालत में फर्श पर पड़ी थी। युनमी होए के गले पर एक बड़ा और गहरा चाकू का निशान था और उसके गले और सीने में चाकू घोंपने के अनगिनत निशान थे, और उसके बगल में एक बेसबॉल बैट भी पड़ा हुआ था। रियान होए अब भी कॉल पे था और जब उसने पुलिस को अपनी वाइफ की हालत के बारे में बताया तो पुलिस ने उसे उसकी वाइफ को सीपीआर देने को कहा। उसने जल्दी से युनमी होए को सीपीआर दिया, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि युनमी अपनी दोनों खुली आंखों से बस छत की ओर देख रही थी, जिसे देखकर ये साफ लग रहा था कि युनमी होए की मौत हो चुकी है। खैर, इसके 11 मिनट बाद यानी 9:16 में औरोरा पुलिस वहाँ पहुँच गई और उसके पीछे पीछे मेडिकल टीम भी वहाँ पहुँच गई। उसके बाद उन्होंने युनमी होए की जांच की और 28 अगस्त 2013 की रात 10:28 में उसे मृत घोषित कर दिया गया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इसके बाद औरोरा पुलिस इज़ाबेला को पूरे घर में ढूंढती है, मगर वो कहीं नहीं मिलती। इसके बाद पुलिस बैकयार्ड में भी उसे ढूंढती है, क्योंकि इज़ाबेला बाथरूम से बैकयार्ड की तरफ ही गई थी, मगर वहाँ भी वो नहीं मिलती है। इसके बाद पुलिस इज़ाबेला के फ़ोन के सिग्नल के ज़रिए उसे ढूंढने की कोशिश करती है, मगर वहाँ भी कोई कामयाबी नहीं मिलती, क्योंकि इज़ाबेला का फ़ोन बंद आ रहा था। इसके बाद औरोरा पुलिस जनता के लिए एक एडवाइजरी जारी करती है, क्योंकि इज़ाबेला आम लोगों के लिए भी खतरा हो सकती थी और उसके पास हथियार के तौर पर चाकू भी था। पुलिस जनता से अपील करती है कि इज़ाबेला जहां भी जिसे भी दिखे वो तुरंत पुलिस को खबर करे। इसी बीच अगली सुबह यानी 29 अगस्त 2013 को युनमी होए की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, जिससे पता चला कि युनमी होए पर 69 बार चाकू से हमला किया गया था, जिसमें से 31 बार उसके सीने पर और 48 बार उसके चेहरे और गले पर वार किया गया था। हालांकि अदालत की कार्रवाई के दौरान पता चला कि युनमी होए पर 69 बार नहीं बल्कि 151 बार हमला किया गया था, जिनमें से 35 बार उसके चेहरे पर, 51 बार उसके गले पर, बाकी के 65 हमले जिस्म के अलग अलग हिस्सों पर किए गए थे। चाकू मारने से पहले उसे बेसबॉल बैट से पीटा भी गया था। तो जब पोस्टमार्टम की ये खबर मीडिया में आ गई तो देखते ही देखते पूरे अमेरिका में आग की तरह फैल गई और लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक बेटी ने अपनी मां का इतनी बुरी तरीके से कत्ल कर दिया था। इधर पुलिस भी इज़ाबेला को ढूंढने में लगी थी
मगर उन्हें अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली थी। तभी अचानक उसी सुबह लगभग 11:30 बजे 911 पर एक गुमनाम कॉल आता है, जिसमें बताया जाता है कि 2851 साउथ पार्कर रोड की पार्किंग गैराज में एक कार के अंदर एक खून से सनी बॉडी पड़ी है। खबर मिलते ही अरोरा पुलिस साउथ पार्कर रोड की तरफ निकल जाती है, मगर जब तक वो वहाँ पहुँचती है तब तक वो बॉडी कार में से गायब हो चुकी थी। अब पुलिस को ये समझ नहीं आ रहा था कि एक डेड बॉडी कार के अंदर से गायब कहाँ हो गई, वो भी दिन के उजाले में। पर जब पुलिस ने उस कार की तलाशी ली तो उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें मिली जो इजाबेला और युनमी होए के मर्डर से लिंक हो रही थी। इसलिए पुलिस ने सादी वर्दी में कुछ पुलिस वालों को उस एरिया में तैनात कर दिया। करीब 2 घंटे बीत गए पर उन्हें कुछ नहीं मिला। तभी उन्हें पार्किंग गैराज से एक लड़की बाहर आती हुई दिखी, जिसने कि पिंक कलर की स्पोर्ट्स ब्रा और टर्कोइज कलर का शॉर्ट्स पहन रखा था। पुलिस को लगा कि ये इजाबेला हो सकती है, मगर पुलिस इस बात को कंफर्म करना चाहती थी। इसलिए उनमें से एक अंडरकवर ऑफिसर उस लड़की से बात करने के लिए उसके पास गया, और जब उसने उसे पास से देखा तो उसे यकीन हो गया कि वो इजाबेला गुज़मैन है। इसके बाद वो इजाबेला के पीछे पीछे चलने लगा। इसके साथ ही 2 सादी वर्दी वाले पुलिस भी उसके साथ साथ चलने लगे, और जैसे ही वो पार्किंग के पास वाले एक झाड़ी तक पहुंचे तो उन्होंने इजाबेला को घेर लिया और उस पर अपनी बंदूक तान दी। इजाबेला ने यहाँ भी पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और कहा कि उन्होंने गलत लड़की को गिरफ्तार किया है। जब पुलिस वालों ने उसे उसकी आईडी दिखाई तो उसने कहा कि आईडी वाली लड़की की शक्ल ज़रूर उससे मिलती है, मगर वो इजाबेला गुज़मैन नहीं है, बल्कि उसका नाम सैमंथा गोंजाल्विस है और वो सिंसिनाटी ओहायो में रहती है। पर उसके कपड़े और कपड़ों में लगा खून साफ साफ कह रहा था कि वो इजाबेला गुज़मैन है। पर पुलिस वाले उसकी एक भी बात का यकीन नहीं करते हैं, और आखिरकार मर्डर के 16 घंटे बाद ही 29 अगस्त 2013 की दोपहर 2 बजे पुलिस इजाबेला गुज़मैन को उसके घर से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर एक पार्किंग गैराज से गिरफ्तार कर लेती है। पर अब भी एक सवाल बाकी था कि कार के अंदर वो डेड बॉडी किसकी थी और वो गायब कहाँ हो गई। तो इसका जवाब ये था कि कार में जो लाश पड़ी हुई थी वो कोई लाश नहीं थी, बल्कि खुद इजाबेला गुज़मैन थी। दरअसल हुआ यूँ कि अपनी मां का कत्ल करने के बाद इजाबेला ने घर से कार उठाई और 2851 साउथ पार्कर रोड के पास एक पार्किंग गैराज में अपनी कार लगा दी और कार की पिछली सीट में जाकर सो गई। अगली सुबह जब उसके खून से सने हुए बदन और कपड़ों को लोगों ने देखा तो उन्हें लगा कि जैसे कार में कोई लाश पड़ी हो। इसलिए लोगों ने 911 पर कॉल करके पुलिस को बुलाया, और पुलिस जब तक वहां पहुंची तब तक इजाबेला कार से निकलकर पार्किंग गैराज के अंदर चली गई थी, और जब वो बाहर आई तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इजाबेला गुज़मैन को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उस पर फर्स्ट डिग्री मर्डर के चार्जेस लगाए और फिर उसे जुडिशियल कस्टडी में अरोरा सिटी जेल भेज दिया गया। इसके एक हफ्ते बाद 5 सितंबर 2013 की सुबह इजाबेला को कोलोराडो के अरापा हुए कंट्री कोर्ट में पेश होना था, जहां उसके ऊपर कोर्ट के तरफ से चार्जेस लगाए जाते। मगर उस दिन उसने कोर्ट जाने से ही मना कर दिया। वो अपने सेल से बाहर आ ही नहीं रही थी, जिसके वजह से हुआ ये कि कोर्ट की सुनवाई दोपहर तक टाल दी गई। फिर बाद में जैसे तैसे उसे खींचकर सेल से बाहर निकाला गया और फिर कोर्ट में पेश किया गया। उस दिन वो नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव नहीं कर रही थी। पहले तो उसने कोर्ट में आने से मना कर दिया, जिस वजह से उसे ज़बरदस्ती लाना पड़ा, और फिर कोर्ट में पहुंचकर मीडिया के कैमरा के आगे वो कभी मुस्कुराती तो कभी अजीब अजीब चेहरे बना रही थी। अरप्पा हुए कंट्री कोर्ट ने इजाबेला पर मर्डर और वायलेंस के चार्जेस लगाए, और जब तक उसका ट्रायल पूरा नहीं होगा तब तक वो बेल भी नहीं ले सकती थी। इसके बाद करीब 9 महीने बीत गए और जून 2014 में इजाबेला का ट्रायल शुरू हुआ। क्योंकि जिस वक्त उसने अपनी मां का मर्डर किया उस वक्त वो 18 साल की एडल्ट थी, और जितनी बेरहमी से उसने अपनी मां के ऊपर 151 बार चाकू से हमला किया, इसे देख के ये बात तो तय थी कि इजाबेला को सबसे कड़ी सज़ा यानी डेथ पेनल्टी ही मिलेगी। मगर जैसे ही सुनवाई शुरू हुई तब इजाबेला के वकील ने डॉक्टर रिचर्ड पाउंड्स की एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि इजाबेला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और वो पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी से जूझ रही है। बाद में रिचर्ड पाउंड्स ने भी गवाही देके इजाबेला की दिमागी बीमारी को सही ठहराया। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जिस वक्त इजाबेला अपनी मां को मार रही थी उस वक्त उसे पता ही नहीं था कि वो अपनी मां को मार रही है, बल्कि उसे लगा कि वो सिसिला नाम की महिला को मार रही है, जिसके बारे में उसे सपने आते थे, और अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसके हिसाब से पूरी दुनिया ख़त्म हो जाती। कोर्ट के जज जॉर्ज ब्रोसलर ने सारी रिपोर्ट्स और दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया, और फैसले में इजाबेला की दिमागी हालत ठीक ना होने की वजह से उसे कोई सज़ा नहीं सुनाई, और उसके इलाज के लिए उसे कोलोराडो के मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में भेज दिया गया, और कहा गया कि जब तक इजाबेला समाज के लिए खतरा नहीं रह जाती तब तक वो वहीं रहेगी। अब इसमें चाहे 1 साल लगे, 2 साल लगे या पूरी ज़िंदगी। कोर्ट के आदेश के बाद इजाबेला को कोलोराडो के मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में भेज दिया गया, और वो अगले लगभग 6 सालों तक वहीं रही और उसका इलाज चलता रहा। फिर भी नवंबर 2020 में
जब इज़ाबेला 25 साल की थी तब उसने मीडिया को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उसने एक नई चीज़ के बारे में बताया। उसने कहा कि घर में उसके साथ सभी लोग बहुत बुरा बर्ताव करते थे और जब उसने 14 साल की उम्र में अपना धर्म छोड़ा तब उसे और ज़्यादा टॉर्चर किया जाने लगा। हालांकि जब बाद में इस बात की इन्वेस्टिगेशन की गई तो ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि उसके साथ बुरा बर्ताव किया जाता था। इसके साथ उसने ये भी बताया कि जब उसने अपनी माँ का खून किया तब वो अपने होश में नहीं थी, मगर अब वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है और अब ना ही वो खुद के लिए और ना ही समाज के लिए कोई खतरा है, इसलिए उसे इस मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट से रिहा कर दिया जाना चाहिए। ठीक इसी टाइम जब इंटरनेट पे उसका वीडियो आया तब टिकटॉक पर उसका 7 साल पुराना कोर्ट का वीडियो वायरल होने लगा और सोशल मीडिया खासकर टिकटॉक का तो आपको पता ही है कि लोग बिना सोचे समझे एक ट्रेंड को बस फॉलो करना शुरू कर देते हैं। यहाँ भी ठीक वही हुआ। लोगों ने बिना सोचे समझे कि अतीत में उसने क्या किया है उसके सपोर्ट में आ गए, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दिखने में खूबसूरत और मासूम थी। लोगों ने तो ये तक कहना शुरू कर दिया कि इज़ाबेला ने जो उसकी माँ का कत्ल किया वो उसी लायक थी। ऐसी चीज़ें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि इंसानियत कहाँ से कहाँ जा रही है। हालांकि इस इंटरव्यू से इज़ाबेला को बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि अगले ही साल 2021 में उसे कोलोराडो के मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट से इस शर्त पर छुट्टी दे दी गई कि वो लगातार टाइम से अपने डॉक्टर से थेरेपी लेती रहेगी। तो कुल मिलाकर इज़ाबेला ने जो कुछ भी किया वो चाहे गुस्से में किया हो या दिमागी बीमारी की वजह से, वो अलग बात है, पर जिस तरह से बाद में लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना पूरी कहानी जाने, सिर्फ उसके चेहरे को देखकर उसके क्राइम को सही ठहराने की कोशिश की, वो बहुत गलत है। जबकि मैं मानता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमें किसी भी अपराधी को उसके खूबसूरती, उसके रंग, उसके अमीरी या गरीबी देखकर नहीं, बल्कि उसने जो अपराध किया है उसे देखकर अपनी राय देनी चाहिए। तो ये थी पूरी कहानी इज़ाबेला गुज़मैन की। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। क्राइम से जुड़ी ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।